हेलो एंड वेलकम टू जैम कैम एंड पढ़ रहे आईआईटी जैम केमिस्ट्री ऐप। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत किया जाता है। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड या फिर स्कूल लेक्चरर का जो प्रीवियस ईयर पेपर है, जो कि 2018 में भर्ती हुई थी और उसका पेपर 2020 के अंदर हुआ था। इससे पहले भी मैं एक पार्ट अपलोड कर चुका हूं जिसमें हमने 20 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए थे। तो ये हमारा पार्ट नंबर 2 है। इसमें हम आपका 21 से लेके एंड 40 तक के नेक्स्ट 20 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। उससे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि अगर आप किसी भी पीजीटी केमिस्ट्री एग्जाम की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, चाहे वो DSSS भी हो, आरपीएससी हो, एचटेट, केवीएस, एनवीएस, एचएसएससी का स्क्रीनिंग या फिर किसी भी स्टेट में पीजीटी केमिस्ट्री का एग्जाम, तो आप पढ़ रहे आईआईटी जैम केमिस्ट्री ऐप के ऊपर कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पे एक कोर्स जिसकी 6 मंथ वैलिडिटी है और एक आपको 1 ईयर वैलिडिटी भी मिल जाएगी। इसमें आपको कंप्लीट सिलेबस के वीडियो लेक्चर मिलते हैं। 11 से लेके एमएससी लेवल तक के टॉपिक यहाँ पे कवर किए गए हैं। यहाँ पे आपको 600 प्लस वीडियोस मिलेंगे जो कि आपको 700 प्लस घंटे के रहेंगे। साथ के साथ में आपको प्रीवियस ईयर जो पेपर्स हैं उनका वीडियो सॉल्यूशन मिलता है एंड आपको एक डेडिकेटेड टेस्ट सीरीज भी मिलती है। आप इन नंबर पे कांटेक्ट करके हमसे जानकारी ले सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए भाई, सबसे पहला जो आप क्वेश्चन नंबर देख पा रहे हैं आज का 21 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से है एंड बहुत इजी क्वेश्चन मैं इसको कहूंगा। सोडियम सोल्ट ऑफ विच ऑफ द फ्लोइंग व्हेन हीटेड विद सोडा लाइम, है ना। सोडा लाइम, ये देखिए क्या भाई, आपका NaOH प्लस में CaO का जो सॉल्यूशन होता है उसे सोडा लाइम बोला जाता है। तो कह रहे हैं कि किसके सोडियम सोल्ट के साथ रिएक्शन करवाएं कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है गैस बाहर निकले। तो स्टूडेंट, ये जो रिएक्शन इसको हम बोलते हैं डी कार्बोक्सिलेशन। ये क्या है भाई आपका, दिस इज डी कार्बोक्सिलेशन। तो ये बेसिकली आप मान के चलिए कि डी कार्बोक्सिलेशन है। और डी कार्बोक्सिलेशन में कौन शो करते हैं भाई, आपका ये जो एसिड आपको नजर आ रहे हैं, एसिड के जो सोल्ट होते हैं, अगर मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में लिख के भी दिखाऊं, इसका थोड़ा सा आइडिया दूं। मान लीजिए हमने यहाँ पे CH3 C डबल बॉन्ड O एंड ये OH लिया है, तो ये आपका एसिड है। जब आप इसकी रिएक्शन करवाते हैं किसके साथ, NaOH के साथ प्लस में CaO के साथ, तो यहाँ पे आपको मिलता है मीथेन। यहाँ पे ये देखिए हाइड्रोकार्बन बनते हैं, यहाँ से अल्केन की प्रिपरेशन होती है। तो यहाँ पे साथ में क्या निकलती है जी, CO2 गैस बाहर निकलती है, CO2 गैस। इसी को डी कार्बोक्सिलेशन बोला जाता है। तो ऐसा शो करते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड के सोडियम सोल्ट। तो यहाँ पे अगर आप ऑप्शन में देखेंगे ध्यान से, तो सबसे पहला ऑप्शन आपको नजर आ रहा है फिनोल, तो ये नहीं होगा। उसके बाद ये अल्कोहल है, ये भी नहीं होगा। एंड एल्डिहाइड, ये भी नहीं होगा। तो एसिड जो नजर आ रहा है, एसिड का ही सोडियम सोल्ट जो रहेगा, उसी का जब आप सोडा लाइम के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो वहां पे आपको मिलता है, एक तो मिलेगा मीथेन एंड साथ में वहां पे कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकलती है। तो इसको समझना है तो इस तरीके से समझ सकते हैं स्टूडेंट। थोड़ा सा अगर मैं इसके मैकेनिज्म के बारे में जाऊं, कि जब आप सोडियम सोल्ट लेंगे, कुछ इस प्रकार से ये रहा, तो यहां से ये वाला जो बॉन्ड है ये कुछ इस प्रकार से यहां ब्रेक होएगा। जब यहां ब्रेक होएगा तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, तो यहाँ पे कार्बो अनायन बनता है। कई बार रेट ऑफ डी कार्बोक्सिलेशन की बात करेंगे तो यहाँ से देखिए ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, CO2 गैस बाहर निकल चुकी है, तो ये बना है। और इसके ऊपर फिर क्या आ जाता है स्टूडेंट, आपका जो हाइड्रोजन है वो आपका आके इसके साथ ऐड हो जाता है एंड यहाँ पे मीथेन की फॉर्मेशन होती है। तो यहां से देखिए, जितना मान लो अगर आपने यहाँ पे एसिटिक एसिड लिया तो आपको मीथेन मिलेगा, यानी कि एक कम कार्बन का आपको अल्केन मिलता है। ये बात ध्यान रखिएगा। डी कार्बोक्सिलेशन, यहाँ पे आप कार्बोनाइन देख पा रहे होंगे, कार्बोनाइन। तो इसकी स्टेबिलिटी, रेट ऑफ डी कार्बोक्सिलेशन को हम आपका स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोनाइन से डिफाइन करते हैं, उससे बताते हैं। तो होप कि ये क्वेश्चन आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर आएगा दैट इज थर्ड, यानी कि ये जो एसिटिक एसिड का जो सोडियम सोल्ट होगा, जब आप इसकी रिएक्शन सोडा लाइम के साथ करवाएंगे तो वहां से आपको अल्केन प्लस में कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकलेगी। ये जो क्वेश्चन नंबर 22 है, ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है। ये एरोमेटिसिटी से रिलेटेड है। बोल रहा है कि इनमें से कौन सा कंपाउंड एरोमेटिक होगा। तो एरोमेटिसिटी के लिए कंडीशन क्या क्या होती है, थोड़ा सा उसका आइडिया होना चाहिए। सबसे पहले तो कंडीशन यही है कि कंपाउंड आपका साइक्लिक हो। तो साइक्लिक तो सारे नजर आ रहे हैं। उसके बाद सारे जो है आप, यानी कि कंपाउंड प्लेनर भी होना चाहिए, यानी कि सबकी sp2 हाइब्रिडाइजेशन होनी चाहिए। तो यहाँ पे अगर आप इसको नोट करेंगे तो दिस इज sp3 हाइब्रिडाइज,
तो ये है नॉन प्लेनर। जो भी नॉन प्लेनर होते हैं वो आते हैं आपका नॉन एरोमेटिक की कैटेगरी में। किस में आते हैं जी? नॉन एरोमेटिक की कैटेगरी में। तो ये तो नॉन एरोमेटिक हो गया। यहां पे भी आप देख पा रहे हैं कि ये वाला कार्बन भी sp3 हाइब्रिडाइज है, तो ये भी आपका नॉन एरोमेटिक हो जाता है ना। जहां पे भी आपको एक भी sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन दिख जाए, समझ लेना कि वो आपका नॉन एरोमेटिक होगा। हालांकि कुछ आपको एग्जांपल्स ऐसे भी मिलेंगे, वो ज्यादातर नेट लेवल में पूछे जाते हैं, जैसे होमो एरोमेटिक भी एक चीज होती है, वहां पे आपको एक कार्बन जरूर sp3 हाइब्रिडाइज दिखेगा, बट पूरे सिस्टम में कॉन्जुगेशन मिलेगा लगातार। ठीक है, तो वो होमो एरोमेटिक की कैटेगरी होती है, वो कुछ स्पेशल केसेस होते हैं। हालांकि ये भी आपका एरोमेटिक नहीं है, नॉन एरोमेटिक है, और ये भी नॉन एरोमेटिक है। अब देखिए ये भी पूरा कंपाउंड प्लेनर है, पूरे कंपाउंड में कॉन्जुगेशन है। उसके बाद हम देखते हैं 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन, यानी कि हक्कल रूल को देखते हैं। इसके हिसाब से हम आंसर करते हैं। तो यहां पे आपको 2 डबल बॉन्ड नजर आ रहे हैं, तो यहां पे है आपके पास 4 पाई इलेक्ट्रॉन, और यहां पे सिर्फ एक डबल बॉन्ड नजर आ रहा है, तो यहां पे 2 पाई इलेक्ट्रॉन। तो ये वाला जो है सेकंड वाला है, दिस इज एंटी एरोमेटिक कंपाउंड। ये क्या बन जाएगा? एंटी एरोमेटिक, क्योंकि एंटी एरोमेटिक कंपाउंड 4n रूल को फॉलो करते हैं एंड एरोमेटिक कंपाउंड 4n+2 रूल को फॉलो करते हैं। सो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर वो आ जाएगा फर्स्ट। सो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा स्टूडेंट? फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट, ये भी आपका यहां से आप देख सकते हैं, ऑर्गेनिक से रिलेट कर सकते हैं। द प्रोसेस ऑफ जनरेशन ऑफ नाइट्रोनियम आयन नाइट्रिक एसिड एक्ट एज ए। जो नाइट्रोनियम आयन होता है, जो कि आपका NO2 पॉजिटिव होता है, ये जब बनता है आपका, तो बताइए कि यहां पे आपका नाइट्रिक एसिड किसके तौर पे काम करता है? ठीक है स्टूडेंट, इसके लिए थोड़ा सा मैं आपको बता दूं। देखिए HNO3 का सबसे पहले अगर हम स्ट्रक्चर बनाएं तो कुछ इस तरीके से बना सकते हैं। यहाँ पे आपका डबल बॉन्ड हो जाता है एंड यहाँ पे इसके O के ऊपर हम नेगेटिव चार्ज दिखा देते हैं, है ना। हाइड्रोजन मैंने ऑलरेडी हटा दिया यहाँ से। और जब आप HNO3 की रिएक्शन यानी कि नाइट्रिक एसिड की रिएक्शन करवाते हैं, किसके साथ? H2SO4 के साथ करवाते हैं। यहाँ पे H2SO4 के साथ करवाते हैं, तो यहाँ पे ये क्या करता है? सबसे पहले अपना लोन पेयर डोनेट कर देता है, इस प्रोटॉन को अपना लोन पेयर डोनेट कर देता है। और ये जैसे ये लोन पेयर डोनेट करता है, तो यहाँ पे फिर क्या होगा भाई? इसने ये किया तो इसके ऊपर आ जाता है पॉजिटिव चार्ज। तो यहाँ पे जैसे ही पॉजिटिव चार्ज आता है, हमारा क्या बन जाता है? ये डबल बॉन्ड एंड यहाँ पे भी डबल बॉन्ड, और इसके ऊपर आ जाता है पॉजिटिव चार्ज। तो ये जो है आपका यहाँ पे ये जो नाइट्रिक एसिड होता है, यहाँ पे ये एज ए बेस के तौर पे एक्ट करता है, एज ए लेविस बेस के तौर पे एक्ट करता है। ठीक है भाई, समझ में आ गया? तो जो जनरेशन होता है नाइट्रोनियम आयन यानी कि NO2 पॉजिटिव, देखिए आपने नाइट्रेशन रिएक्शन पढ़ी होगी, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में नाइट्रेशन पढ़ाया जाता है, तो उस दौरान उससे रिलेटेड ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे आप इस चीज को नोट कर लीजिए कि ये एज अ बेस के तौर पे जो है एक्ट करेगा, है ना। तो इसलिए इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है दैट इज सेकेंड इज द करेक्ट आंसर। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं स्टूडेंट। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, और ये मैं कहूंगा कि जीके का है, बहुत बेसिक क्लासेस में ये चीज पढ़ते आ रहे हैं। डेफिशिएंसी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन्स कोज इंक्रीज्ड ब्लड क्लोटिंग टाइम। तो भाई विटामिन के इसके लिए होता है भाई ब्लड क्लोटिंग के लिए, हम विटामिन ए के लिए, विटामिन के जिम्मेदार होता है इसके लिए। तो ए इज द यानी कि फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। विटामिन के का रोल होता है यहाँ पे सारा, तो फर्स्ट इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। इसमें कोई ज्यादा एक्सप्लेनेशन की रिक्वायरमेंट नहीं है। ये जो क्वेश्चन आप देख पा रहे हैं स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 25, दिस इज रिलेटेड टू नेचुरल प्रोडक्ट्स यानी कि कार्बोहाइड्रेट्स। अगर आपने कार्बोहाइड्रेट्स पढ़ा हो, और जब हम ग्लूकोज की स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करते हैं कि ग्लूकोज की स्ट्रक्चर कैसी रही होगी, कितने कार्बन रहे होंगे, और वो कार्बन एक ही रो में रहे होंगे, क्या रहे होंगे, तो उस दौरान ये रिएक्शंस करवाई जाती हैं। तो यही है कि ग्लूकोज ऑन प्रोलॉन्ग्ड हीटिंग विद HI फॉर्म। देखिए भाई आपने एक रिएक्शन पढ़ी होगी कि जब भी आप ग्लूकोज की रिएक्शन रेड फास्फोरस एंड HI के साथ करवाते हैं, तो वहां पे जितने भी कार्बन रहे होंगे उतने ही कार्बन का आपको अल्केन मिलता है, उतने ही कार्बन का आपको अल्केन मिलता है। तो ग्लूकोज का फॉर्मूला तो हमें पता ही होता है C6H12O6, और जब आप इसकी रिएक्शन करवाते हैं तो हमें यहां से मिलता है N-हेक्सेन। हमें यहां से क्या मिलता है? N-हेक्सेन। और ये रिएक्शन ही ये बात प्रूव करती है कि यहाँ पे 6 कार्बन एक ही रो में है। इस तरीके से हमें पता लगता है कि यहाँ पे 6 कार्बन और सारे के सारे एक ही रो के अंदर है। सो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर आएगा दैट इज N-हेक्सेन। क्या आ जाएगा भाई करेक्ट आंसर? N-हेक्सेन इज द करेक्ट आंसर। ठीक है,
तो ये बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, आपको पढ़ाया जाता है। अगर आपने बायोमोलिक्यूल्स पढ़ा होगा, कार्बोहाइड्रेट्स पढ़े होंगे तो पक्का ये पढ़ाया गया होगा आपको, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी कार्बोहाइड्रेट से जुड़ा हुआ है, ग्लूकोज से जुड़ा हुआ है। द रिएक्शन विद विच ऑफ द फॉलोइंग रिएजेंट इंडिकेट्स द प्रेजेंस ऑफ कार्बोनिल ग्रुप इन द ग्लूकोज। तो देखिए हमें पता है भाई ये कह रहा है इनमें से कौन सा, है ना। देखिए हमें ग्लूकोज की स्ट्रक्चर का आप सभी को काफी अच्छे तरीके से आइडिया होगा कि यहाँ पे आपका C डबल बॉन्ड OH होता है ना। C डबल बॉन्ड OH होता है, यहाँ पे OH, यहाँ पे आपका H, यहाँ पे OH, यहाँ पे OH एंड यहाँ पे CH2OH। तो ये हमारी ग्लूकोज की स्ट्रक्चर होती है। तो यहाँ पे आपसे ये पूछ रहे हैं कि भाई आप मतलब किसके साथ रिएक्शन करवाएं, ग्लूकोज की किस रिएजेंट के साथ रिएक्शन करवाएं कि हमें ये कंफर्म हो जाए कि यहाँ पे C डबल बॉन्ड O यानी कि कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट है, यानी कि आपका कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट है। तो इसके लिए देखिए भाई वैसे नॉर्मल रिएक्शन HI का कोई लेना देना नहीं होगा, मैं एक बार ऑप्शन एलिमिनेट करके बता रहा हूँ। HI का कोई खास लेना देना नहीं है, वाटर का भी कोई खास लेना देना नहीं है। एक है एसिटिक एनहाइड्राइड और एक है ये हाइड्रोक्सिल अमीन, हाइड्रोक्सिल अमीन। तो ये बिल्कुल सही है भाई। जब भी आप देखिए यहाँ पे मैं रिएक्शन भी लिख देता हूँ, जब भी आप रिएक्शन करवाते हैं यहाँ पे C डबल बॉन्ड O कार्बोनिल की किसके साथ आप करवाएंगे, NH2OH के साथ जब करवाएंगे तो यहाँ से आपको मिलता है हाइड्राजीन, सॉरी हाइड्राजीन नहीं कहूँगा, ये वाला प्रोडक्ट आपको यहाँ पे मिल जाता है भाई, ये वाला प्रोडक्ट आपको यहाँ पे मिल जाता है, यानी कि 2 हाइड्रोजन एंड यहाँ से ये H2O की फॉर्म में बाहर निकल जाएगा, ठीक है। तो ये वाला प्रोडक्ट आपको यहाँ से मिलता है। तो ये प्रूफ है इस चीज का, जब आप NH2OH के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो वहां पे जाके आपका ये प्रोडक्ट मिलेगा। तो ये भाई इसको हम बोलते तो हैं, अभी मुझे नाम ध्यान नहीं आ रहा है, इसका नाम भी होता है ना। तो कोई बात नहीं, आप इसको समझ गए होंगे मेरे हिसाब से मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है दैट इज सेकंड इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। इजी क्वेश्चन है, करवाया जाता है, ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है कि आपको कहीं पढ़ने को ही ना मिले, बिल्कुल इजीली आपको 12th क्लास की बुक में मिल जाता है। ये क्वेश्चन फिर भी थोड़ा सा मैं कहूँगा अच्छा क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है। तो क्या कह रहे हैं इस क्वेश्चन में, आइए भाई समझ लेते हैं फटाफट से। तो यहाँ पे कह रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग हाइब्रिड sp3 ऑर्बिटल ऑब्टेन्ड इज इनकरेक्ट। सबसे पहले तो आपको अगर क्वेश्चन पेपर में इनकरेक्ट वर्ड, नोट ना, एक्सेप्ट ऐसे वर्ड दिखे उनको हाईलाइट किया करो। After the combining the wave function of 2s, 2px, 2py, 2pz। देखिए स्टूडेंट हमें ये पता है कि जब भी sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल बना होगा तो एक s ऑर्बिटल और 3 p ऑर्बिटल इंटरमिक्स किए होंगे और तब जाके आपका क्या बना होगा, चार ही आपको sp3 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल मिलते हैं, हाइब्रिड ऑर्बिटल। तो ये कह रहा है कि इनमें से कौन सा ऑर्बिटल जो यहाँ पे आपको ये जो दिख रहे हैं इनमें से कौन सा इनकरेक्ट है। देखिए स्टूडेंट यहाँ पे प्लस, ये भी प्लस, ये भी प्लस। पहले तो आप ना ऑप्शन एलिमिनेट करने की कोशिश किया करो, वो आपको एग्जाम में काफी ज्यादा हेल्प करता है। उसके बाद यहाँ पे भी प्लस माइनस 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 प्लस माइनस 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 माइनस। तो इसका जो करेक्ट आंसर आएगा वो आएगा फोर्थ। फोर्थ यहाँ पे पॉसिबल नहीं है, फोर्थ इनकरेक्ट है। अभी मैं आपको चारों बता देता हूँ कि 4 ऑर्बिटल ये जो दिखते हैं वो कैसे दिखेंगे। यहाँ पे देखिए 4 इक्विवेलेंट sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स resulting from the combination of 1s atomic orbitals and 3p atomic orbitals can be described by 4 new wave function। इस तरीके से दिखाए जाते हैं स्टूडेंट। देखिए ये आगे तो हाफ हो गया 1/2, तो ये प्लस, ये प्लस, ये प्लस, ठीक है। पहला जो है आपका वेव फंक्शन ये रहेगा। दूसरे वाला क्या कि प्लस माइनस माइनस, तो ये भी हमारे ऑप्शन में दिखाई दे रहा है। देखो प्लस माइनस माइनस भी हमारे ऑप्शन में दिखाई दे रहा है। उसके बाद अगर बात की जाए माइनस माइनस प्लस, ठीक है। तो अगर हम देखें कि माइनस माइनस अगर यहाँ पे प्लस होता तो ये करेक्ट रिप्रेजेंटेशन होता, बट यहाँ पे प्लस नहीं है, इसका मतलब ये नहीं होगा। उसके बाद लास्ट वाला देखिए माइनस प्लस माइनस, ठीक है। यानी कि आपका ये वाला भी, पहले वाला भी पॉसिबल है, दूसरे वाला भी पॉसिबल और तीसरे वाला भी, और एक माइनस माइनस प्लस वाला पॉसिबल था। अगर चारों माइनस होंगे तो ये वाला वेव फंक्शन आपका जो है इनकरेक्ट है, ये वाला पॉसिबल नहीं होता है। सो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा फोर्थ। और कौन कौन से होते हैं, तो चारों आपको यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, ये चारों आपका वेव फंक्शन बनते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें थोड़ा सा मुझे डाउट भी लग रहा है और आप अपने लेवल पे भी चेक कर लीजिएगा। हालांकि मैं मेरी एक्सप्लेनेशन दे देता हूं, आप अपने लेवल पे भी चेक कर लीजिएगा। द रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ द बॉन्ड फॉर्म्ड बाय विच ऑफ द फ्लोइंग ऑर्बिटल इज हाईएस्ट।
भाई ये कह रहा है कि किस ऑर्बिटल से जो है बॉन्ड बनेगा जिसकी स्ट्रेंथ सबसे अच्छी होगी। तो देखिए स्टूडेंट, ये है आपका s ऑर्बिटल, ये है sp ऑर्बिटल, ये है p ऑर्बिटल एंड ये है sp3 ऑर्बिटल। तो यहाँ पे ना तो ये चीज मेंशन है कि 1s है 2s है, क्या है, यानी कि इसका मतलब वो सेम रहा होगा। उसके बाद आपने अगर पढ़ा हो तो ये पढ़ाया जाता है कि pp की ओवरलैपिंग सबसे बढ़िया होती है। अगर n की वैल्यू सेम हो तो pp की ओवरलैपिंग सबसे बढ़िया होती है। उसके बाद आपको पढ़ाया जाता है कि sp की ओवरलैपिंग बढ़िया होती है और उसके बाद सबसे वीक बताई जाती है ss की ओवरलैपिंग। तो अगर आप ओवरलैपिंग पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो यहां पे आपको लग रहा है कि रिलेटिव स्ट्रेंथ तो p ऑर्बिटल से जो बॉन्ड बनेगा उसकी ज्यादा होनी चाहिए, ठीक है। बट यहां पे एक और कंसेप्ट आपका दिया जाता है, देखिए वो स्पेशली हाइब्रिड ऑर्बिटल के केस में देते हैं। दिस इज sp हाइब्रिड ऑर्बिटल एंड दिस इज sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल। तो ऐसे केस में यहाँ पे 50% s करेक्टर है और यहाँ पे तो आपका 25% s करेक्टर है। तो जहां पे s करेक्टर ज्यादा होता है वहां पे आपका बॉन्ड एनर्जी ज्यादा होती है, बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा होती है। तो इन दोनों में से अगर आप बात करोगे तो sp वाला स्ट्रॉन्ग होगा और इन दोनों में बात करोगे तो अब ये देखना है ना, ये क्वेश्चन थोड़ा सा अजीब अपने आप में होगा। भाई ये जो एस है ये किसके साथ जुड़े, एस पी के साथ जुड़ेगा या एस एस के साथ जुड़ेगा, ये वाला जो पी है ये पी के साथ ही जुड़ेगा या किसके साथ जुड़ेगा। तो यहां से थोड़ा सा क्वेश्चन में क्लियरिटी नहीं आ रही है। तो ये देखो, अगर इन दोनों में से पूछोगे तो ये है, अगर ये पूछोगे कि p प्लस पी का करवाओगे और s प्लस एस का करवाओगे तो हम p प्लस पी का बोल सकते हैं अगर n की वैल्यू सेम हो तो, ठीक है। तो इसमें थोड़ा सा भाई मुझे ऑब्जेक्शन लग ही रहा है, तो मैं किस तरीके से बता सकता हूं, मुझे लग रहा है कि क्वेश्चन थोड़ा सा इनकम्प्लीट टाइप का है अपने आप में। तो इसको आप अपने लेवल पे एक बार जरूर चेक कर लीजिएगा। अगर किसी स्टूडेंट को इसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन हो विद किसी रेफरेंस बुक तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, मुझे भी हेल्प हो जाएगी इसको थोड़ा सा और समझने में, ठीक है। तो चलिए अब आगे बात कर लेते हैं स्टूडेंट। ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा सिंपल है, केमिकल बॉन्डिंग से रिलेट रखता है। विच ऑफ द फ्लोइंग आयन इज लीनियर, इनमें से कौन सा लीनियर होगा। देखिए कार्बोनेट आयन जो है, अगर आप यहाँ पे इसके हाइब्रिडाइजेशन की बात करेंगे तो दिस इज sp2 हाइब्रिडाइज। sp2 हाइब्रिडाइज वाले जो है वो प्लेनर नहीं होते हैं, इसकी sp2 हाइब्रिडाइज है तो दिस इज टीपी, ट्राइंगुलर प्लेनर होगा, ये ट्राइंगुलर प्लेनर होगा। उसके बाद NO3 नेगेटिव की भी बात करेंगे तो वो भी कुछ इसी प्रकार से ट्राइंगुलर प्लेनर ही दिखेगा, ट्राइंगुलर प्लेनर ही रहेगा, वो भी आप इस चीज को समझ सकते हैं। ये O हो गया एंड यहाँ पे O के ऊपर नेगेटिव आ गया, तो दिस इज ऑल्सो टीपी ट्राइंगुलर प्लेनर, sp2 हाइब्रिडाइज रहेगा। BF4 नेगेटिव की जो हाइब्रिडाइजेशन होगी दैट इज sp3, क्या हाइब्रिडाइजेशन रहेगी, sp3 एंड इसकी जो शेप या ज्योमेट्री रहेगी दैट इज टेट्राहेड्रल, टेट्राहेड्रल। अब आंसर आ गया जी अपना इस क्वेश्चन का फर्स्ट। इस फर्स्ट को हम एक नाम से जानते हैं जिसको बोला जाता है अजाइड आयन। क्या बोलते हैं स्टूडेंट, इसे हम अजाइड आयन बोलते हैं। अगर मैं इसकी स्ट्रक्चर बना के दिखाऊं, देखिए ये जो अजाइड आयन है ये निकलता है इससे, किससे निकलता है, इससे। ये एक एसिड होता है और इस एसिड का नाम होता है आपका हाइड्राजोइक एसिड। इसका जो नाम होता है दैट इज हाइड्राजोइक एसिड। जब इससे आप हाइड्रोजन हटा देते हैं तो यहाँ पे N3 नेगेटिव बनता है जिसे हम आपका अजाइड आयन बोलते हैं। तो दिस इज लीनियर, ये लीनियर होता है और इसके अंदर आपका रेजोनेंस भी पॉसिबल होता है। तो इसकी स्ट्रक्चर रहती है स्टूडेंट कुछ इस टाइप से, इसकी स्ट्रक्चर रहती है कुछ इस टाइप से, दिस इज योर अजाइड आयन। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये बिल्कुल लीनियर होता है एंड यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन आपका sp हाइब्रिडाइजेशन होती है। तो ये वाला आपका जो है लीनियर स्ट्रक्चर शो करता है। कैसे स्ट्रक्चर शो करेगा, कैसी शेप शो करेगा, लीनियर। सो अजाइड आयन इज योर करेक्ट आंसर, अजाइड आयन इज योर करेक्ट आंसर, ठीक है। तो केमिकल बॉन्डिंग का सिंपल सा क्वेश्चन था। उसके बाद ये भी केमिकल बॉन्डिंग से ही है और ये भी आपका जो है वेसप पर थोड़ी से रिलेट करता है। SF4 टू मिनिमाइज द रिपल्सिव फोर्स द लोन पेयर ऑक्यूपाइज विच ऑफ द फ्लोइंग पोजीशन। देखिए अगर आपको S4 की स्ट्रक्चर का आइडिया हो तो सीसो इसकी स्ट्रक्चर रहती है। कैसी रहती है भाई आपका इसकी स्ट्रक्चर, कुछ इस टाइप से इसकी स्ट्रक्चर रहती है सीसो। एंड यहाँ पे हम इसका लोन पेयर दिखाते हैं ताकि मिनिमम रिपल्सन हो। तो ये जो लोन पेयर की जो पोजीशन यहाँ पे दिखाई गई है इसको हम लगाते हैं इक्विटोरियल पोजीशन पे। किस पे लगाया जाता है लोन पेयर, यहाँ पे इक्विटोरियल पोजीशन पे लगाया जाता है।
इन SF4 टू मिनिमाइज द रिपल्सिव फोर्स द लोन पेयर ऑक्यूपाइज विच ऑफ द फ्लोइंग पोजीशन। तो यहाँ पे इसका आंसर आएगा इक्वेटोरियल। देखिए आप सभी को पता होगा कि जो TBP होती है ना, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, वहां पे दो टाइप की पोजीशन होती है, एक एक्सियल पोजीशन होती है और दूसरा इक्वेटोरियल पोजीशन होती है। इसी के लिए आपको बेंट्स रूल भी पढ़ाया जाता है कि किसको कहां पे रखोगे, बेंट्स रूल भी पढ़ाया जाता है। तो उसके अकॉर्डिंग भी अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो लोन पेयर को आप इक्वेटोरियल पे ही लगाएंगे, जिससे कि यहाँ पे आपका मिनिमम रिपल्सन रहेगा। इसकी जो हाइब्रिडाइजेशन होती है SF4 की, दैट इज sp3d होती है, एंड इस शेप का नाम होता है सीसो, यानी कि जो बच्चों वाला झूला होता है कुछ उस टाइप की ये शेप रहती है, सीसो। सो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। यस, दिस इज रिलेटेड टू स्क्रोडिंजर वेव इक्वेशन। स्क्रोडिंजर वेव इक्वेशन, क्वांटम मैकेनिकल मॉडल। तो ये बहुत सिंपल सी एक इक्वेशन है कि कौन सी इनमें से होती है। देखिए यहाँ पे इस क्वेश्चन में अगर आप देखें यहाँ पे क्या दिक्कत आ रही है, तो यहाँ पे ये जो डेल दिख रहा है ना, ये नहीं है, ये नहीं होगा अकेला डेल, यहाँ पे कुछ स्क्वायर रहता है इसका। ये जो है ना आपका, ये कुछ इस प्रकार से होता है भैया आपका, है ना, जैसे कि मान लो कि इसका डबल डेरिवेटिव हो गया, फिर विद रिस्पेक्ट टू y हो गया, एंड फिर विद रिस्पेक्ट टू आपका z स्क्वायर होगा। इसी को हम यहाँ पे डेल स्क्वायर लिखते हैं, इसी को हम डेल स्क्वायर लिखते हैं। जिसको भी स्क्रोडिंजर वेव इक्वेशन का आइडिया होगा उनको पता है, सिंपल है ये, बिल्कुल ऐसा क्वेश्चन नहीं है कि आपको नहीं मिलेगा, बहुत सिंपल है, जिसने स्क्रोडिंजर वेव इक्वेशन है। इसमें कहाँ प्रॉब्लम आई, ठीक है, इसमें ये इसका स्क्वायर है, ठीक है, ये वेव फंक्शन हो गया यहाँ पे सब, लेकिन यहाँ पे h का स्क्वायर नहीं है। ऊपर वाले में अगर आप देख रहे हैं तो h का स्क्वायर था, नीचे यहाँ h का स्क्वायर नहीं है, बाकी सारी कहानी ठीक थी। इसमें ये भी स्क्वायर है, ये भी स्क्वायर है, बट यहाँ पे e प्लस वी आ गया, ये नहीं होता है, e प्लस वी नहीं होता है, e माइनस वी होता है। सो यहाँ पे जो करेक्ट स्क्रोडिंजर वेव इक्वेशन होगी दैट इज आंसर फोर्थ। यहाँ पे जो करेक्ट स्क्रोडिंजर वेव इक्वेशन होगी वो आपका फोर्थ ऑप्शन होगी। यहाँ पे इसका स्क्वायर भी दिख रहा है, h का स्क्वायर भी दिख रहा है, e माइनस वी इंटू में ये आपका वेव फंक्शन इज इक्वल टू 0। तो फोर्थ इज योर करेक्ट स्क्रोडिंजर वेव इक्वेशन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, ये केमिकल बॉन्डिंग से रिलेट कर सकते हैं। द बॉन्ड एंगल इन दी NF3 एज कंपेयर टू NH3। देखिए बॉन्ड एंगल को देखने के लिए सबसे पहले आपको चेक करनी चाहिए उसकी हाइब्रिडाइजेशन। सबसे पहले आप उसकी हाइब्रिडाइजेशन चेक कीजिए, उसके बाद आप लोन पेयर चेक कीजिए। अगर हाइब्रिडाइजेशन सेम लगे तो लोन पेयर चेक कीजिए, अगर लोन पेयर भी सेम हो तो फिर या तो सेंट्रल एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी चेंज मिलेगी या फिर सराउंडिंग एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी चेंज मिलेगी। इस तरीके से आप किसी भी कंपाउंड का बॉन्ड एंगल बता सकते हैं। तो यहां पे हमने देखा भाई NF3 एंड NH3 दोनों ही sp3 हाइब्रिडाइज है, दोनों के पास ही एक एक लोन पेयर यानी कि पिरामिडल स्ट्रक्चर है। अब क्वेश्चन को एक्सप्लेन किया जाएगा विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो यहां पे देखिए भाई, अगर मैं सिर्फ इस एक से ही एक्सप्लेन कर दूंगा, यहां पे सराउंडिंग एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी चेंज है, सेंट्रल की तो सेम है। अब यहां पे मुझे ये बताइए, एक हाइड्रोजन है, सॉरी एक नाइट्रोजन है और एक फ्लोरीन, तो ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो इलेक्ट्रॉन क्लाउड इसकी तरफ रहेगा। नाइट्रोजन और हाइड्रोजन में ज्यादा इलेक्ट्रॉन क्लाउड किसके पास है, नाइट्रोजन के पास। अब दूसरा हाइड्रोजन भी रहा होगा क्योंकि पिरामिडल स्ट्रक्चर ऐसे ही इसके ऊपर लोन पे रहा होगा, ऐसे ही यहाँ पे फ्लोरीन रहा होगा। तो यहाँ पे देखिए नाइट्रोजन अगर ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है हाइड्रोजन से तो ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड इसके पास रहेगा, अगर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन क्लाउड इसके पास रहेगा तो इनके बीच में ज्यादा रिपल्सन होगी और इस ज्यादा रिपल्सन की वजह से NH3 का बॉन्ड एंगल ज्यादा होगा, NH3 का बॉन्ड एंगल ज्यादा होगा एज कंपेयर टू NF3। तो यहाँ पे क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है ना, क्वेश्चन पढ़ने में गलती नहीं करनी है। द बॉन्ड एंगल ऑफ NF3 एज कंपेयर टू NH3। तो NF3 का बॉन्ड एंगल स्मॉलर होता है, किसके कंपैरिजन में, NH3 के कंपैरिजन में। NF3 का बॉन्ड एंगल स्मॉलर होता है एज कंपेयर टू NH3। सो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो फर्स्ट आ जाएगा, फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट, ये भी आपका जो है एटॉमिक स्ट्रक्चर से आप रिलेट कर सकते हैं, स्क्रोडिंजर वेव इक्वेशन से रिलेट कर सकते हैं। तो विच ऑफ द फॉलोइंग sp हाइब्रिड ऑर्बिटल इज ऑब्टेन्ड बाय हाइब्रिडाइजिंग 2s एंड 2px। देखिए sp हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल जो बनता है वो एक s ऑर्बिटल से बनता है और एक p ऑर्बिटल के कॉम्बिनेशन से बनता है। तो बताइए कि sp के लिए कौन सा वेव फंक्शन करेक्ट होगा। देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे जो ये 1/√3 लिखा रहा है ये नहीं पॉसिबल होता,
तो जहां पे भी आपको 1/√3 लिखा आ रहा है वो पॉसिबल ही नहीं है। इसके अंदर भी ये लिखा आ रहा है तो ये भी गलत है। ये बिल्कुल करेक्ट एक्सप्लेनेशन है इसकी, है ना, ये बिल्कुल करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। 1/√2 वेव फंक्शन 2s माइनस में 1/√2 वेव फंक्शन 2px। तो यहाँ पे 1/√3 नहीं होता है, 1/√3 जरूर होता है। इसको यहाँ से आप देख सकते हैं। I was studying the hybridization of carbon atom and I come figure out of the sp hybridization। तो sp हाइब्रिडाइजेशन के लिए जो वेव फंक्शन होते हैं, अगर यहाँ पे आप पॉजिटिव वाला देखेंगे तो बीच में पॉजिटिव साइन लग जाएगा, एंड अगर आप नेगेटिव वाला देखेंगे तो यहाँ पे बीच में नेगेटिव साइन लग जाएगा। बट होता यहाँ पे 1/√2 ही है, दोनों में ही होता यहाँ पे 1/√2 ही है। तो जैसे वो जो अभी थोड़ी सी देर पहले क्वेश्चन आया था, अगर फ्यूचर में ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाए तो आपको यहाँ से आइडिया लेना चाहिए। देखिए अगर यहाँ पे आपका sp3 हाइब्रिडाइजेशन थी तो 4 वेव फंक्शन थे, ठीक है, और यहाँ पे अगर sp हाइब्रिडाइजेशन तो यहाँ पे 2 वेव फंक्शन है, बस दोनों में साइन का चेंज है, बाकी कोई भी चेंज नहीं है। सो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आएगा 3, ठीक है। उसके बाद देखिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34 है, तो ये कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री से रिलेट करता है, इजी है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू, यानी कि इनकरेक्ट स्टेटमेंट बतानी है फॉर द वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। वीबीटी, देखिए आपको कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में भी वीबीटी पढ़ाई जाती है, ठीक है, तो इसको समझते हैं। इट एक्सप्लेन्स फॉर्मेशन ऑफ द कॉम्प्लेक्स, बिल्कुल सही बात है, कोई भी कॉम्प्लेक्स कैसे बना उसको ये एक्सप्लेन करती है, तो सही लग रहा है। इट एक्सप्लेन द कलर एक्सहिबिटेड बाय द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, तो ये कलर को भी कुछ हद तक बता देती, कुछ हद तक हम बोल सकते हैं कि ठीक है। इट डज नॉट डिस्टिंग्विश बिटवीन वीक एंड स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स, देखिए अगर आप सही में आइडिया लेंगे तो वीबिट, देखिए इट एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, ये बिल्कुल सही है कि स्ट्रक्चर के बारे में काफी अच्छे तरीके से बता देती है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन बता देती है, उससे हमें स्ट्रक्चर का आइडिया लग जाता है। इट एक्सप्लेन द कलर, अगर आप बात करेंगे वीक फील्ड लिगेंड एंड स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की, तो इसका आइडिया हमें मिला था CFT से, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी से मिला था। वीबीटी की लिमिटेशन थी, उसने वीक फील्ड और स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के बारे में डिस्टिंग्विश नहीं किया था, तो ये हमारी जो है इनकरेक्ट। इट डज नॉट डिस्टिंग्विश बिटवीन वीक एंड स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स, तो ये सही है, मतलब ये स्टेटमेंट भी आपका क्या दिख रही है, हमें सही दिख रही है। अब देखिए ये स्टेटमेंट भी आपका सही हो जाती है, क्योंकि नोट लिखा ना कि ये डिस्टिंग्विश नहीं कर पाती, इसका मतलब ठीक है। तो यहाँ पे फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स, इसका मतलब अब यहाँ पे जो इसका आंसर बनता है वो सेकंड बनता है। इट एक्सप्लेन्स द कलर एक्सहिबिटेड बाय द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, तो ये कलर को इतने अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाती है, ठीक है। यहाँ पे डज नॉट है, अगर यहाँ पे डज नॉट नहीं होता तो हम इसको ज्यादा बढ़िया मान लेते, लेकिन ये बात भी बिल्कुल सही है, थोड़ा बहुत हम बोलते हैं कि एक्सप्लेन कर देती है बिल्कुल, लेकिन जो आपकी CFT है उसी ने इसके बारे में अच्छे से बताया था, कलर स्पेक्ट्रा आपको पढ़ाया जाता है। इट एक्सप्लेन कलर, तो ये बात ट्रू नहीं है इसके लिए। सो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है दैट इज सेकंड, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बनेगा। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, ये भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से है। द स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट इस कंपाउंड के लिए ये है, तो इसकी ज्योमेट्री बताइए। देखिए स्टूडेंट यहाँ पे Mn2 पॉजिटिव बन जाएगा, Mn2 पॉजिटिव का मतलब होता है D5, यानी कि D5। अब देखिए अगर मैग्नेटिक मोमेंट ये रही है 5 पॉइंट, इसके लिए भाई मैंने एक ट्रेक भी बनाई हुई है, आप सभी को एक्सप्लेन भी कर देता हूँ। देखिए यहाँ पे 3D रहा होगा, यहाँ पे आपका 4s रहा होगा, एंड यहाँ पे आपका 4p रहा होगा, तो यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन आने, तो वो कहाँ पे आएंगे। देखिए अगर ये बोल रहा है ना कि 5.9 बोहर मैग्नेटोन मैग्नेटिक मोमेंट, तो पक्का ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन यूपी, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने रहे होंगे, 5 रहे होंगे। तो 5 कैसे रह सकते हैं, 1 2 3 4 5, अगर ये सारे के सारे ऐसे, पेयरिंग यहाँ पे होगी नहीं क्योंकि Br वीक फील्ड लिगेंड है, तो एक यहाँ पे आएगा, दूसरा यहाँ पे आएगा, तीसरा यहाँ पे आएगा और फोर्थ यहाँ पे, तो हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगी sp3। अगर sp3 हाइब्रिडाइजेशन होती है तो शेप या ज्योमेट्री आपकी हो जाएगी टेट्राहेड्रल। क्या हो जाएगी, सीसो तो पॉसिबल ही नहीं है, यहाँ पे पिरामिडल भी पॉसिबल नहीं है, स्क्वायर प्लेनर और टेट्राहेड्रल में से आना था, तो टेट्राहेड्रल इज द करेक्ट आंसर, टेट्राहेड्रल बिल्कुल सही आंसर होगा। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये भाई आपका फील्ड स्ट्रेंथ है, ये आपको CFT में निकालनी पढ़ाई जाती है, समझाई जाती है। द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द फील्ड स्ट्रेंथ ऑफ द लिगेंड्स, तो सबसे पहले हम स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड को रखते हैं। भाई स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड कौन सा है, देखिए ऑक्सीजन डोनर इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड नहीं होते हैं। आपने अगर देखा हो OH नेगेटिव या ऑक्सोलेटो, ऑक्सीजन डोनर को हम वीक फील्ड लिगेंड के तौर पे काउंट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये ऑक्सीजन डोनर आपको नजर आ रहे हैं, जो कि ये रहे सारे,
उसके बाद यहाँ पे अमोनिया है, ठीक है, ये बात बिल्कुल है। तो यहाँ पे जो करेक्ट एक्सप्लेनेशन अगर आप देख रहे होंगे, बाकी ये आपको स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है, ये आपको पढ़ाई जाती है, आपको याद रखनी पड़ती है। तो इसका जो करेक्ट ऑर्डर यहाँ पे जो दिया वो फर्स्ट है, अमोनिया सबसे बढ़िया स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड है। उसके बाद NCS नेगेटिव है, वाटर है, ऑक्सोलेटो है, ये बाइडेंटेंट लिगैंड होता है, एंड OH नेगेटिव है। तो फर्स्ट इज दी योर करेक्ट आंसर, ठीक है। उसके बाद देखिए भाई क्वेश्चन नंबर 37 है CFT से, इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स 10D क्या इज डिफरेंस इन दी एनर्जी। तो देखिए ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में जो स्प्लिटिंग होती है वो कुछ इस प्रकार से होती है। यहाँ पे नीचे होता है आपका ट्रिपली डीजर्नेट जिसे हम T2G बोलते हैं, और ऊपर होता है EG। इन दोनों के बीच का जो ये गैप होता है इसे हम रिप्रेजेंट करते हैं 10D क्यू से। किससे रिप्रेजेंट करते हैं स्टूडेंट? 10D क्यू। ऊपर जो होता है आपका वो 6D क्यू होता है, एंड नीचे आपका 4D क्यू होता है। आप इस तरीके से इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, बता सकते हैं। तो यहाँ पे ये जो होता है ये T2G एंड EG के बीच में देखने को मिलता है, T2G एंड EG के बीच में। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपको बताना है अगर D3 है तो वहां पे आपका CFSC क्या होगी, CFSC। तो D3 के अंदर कोई वीक फील्ड एंड, है ना, हालांकि देखिए यहाँ पे ऑप्शन से ही आपको समझ जाना है कि डेल्टा O यानी कि ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स के लिए पूछ रहा है। तो ऑक्टाहेड्रल की स्प्लिटिंग हमें काफी अच्छे से आती है। तो यहाँ पे 3 है, तो यहाँ पे वीक फील्ड और कोई चक्कर ही नहीं है। तो यहाँ पे जब आप देखेंगे, मैंने अभी अभी आपको बताया, या तो आप इसे -4D क्या होता है, यहाँ पे -4D क्या लिख लो चाहे आप, तो इसको यहाँ पे, या फिर 0.4 डेल्टा O। तो इसको हम लिखते हैं भाई यहाँ पे, अगर आपको CFSC निकालनी ही है, यहाँ पे CFSC निकालनी, तो इलेक्ट्रॉन देखो, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन T2G तो 3 है, और उसकी मल्टीप्लाई कर देती है -0.4 डेल्टा O से। उसकी मल्टीप्लाई किससे करते हैं? -0.4 डेल्टा O से। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा -1.2 डेल्टा O। ये आपका CFSC आ जाएगी, क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी, क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी। सो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो फर्स्ट आ जाएगा। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है फर्स्ट आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख लीजिए भाई, आपका क्वेश्चन नंबर 39 है, लैंथेनाइट से रिलेटेड है। इन दी लैंथेनाइट्स द स्पिन कॉन्ट्रीब्यूशन S एंड द ऑर्बिटल कॉन्ट्रीब्यूशन L coupled together give a new quantum number J। बिल्कुल सही बात है। Which of the following relation is correct। देखिए ये जो J की वैल्यू है ना, ये डिपेंड करती है आपका उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के ऊपर। अब J की जो वैल्यू होगी वो होती है L-S, अगर वो हो लेस देन हाफ फील्ड। क्या हो? लेस देन हाफ फील्ड। अगर J की जो वैल्यू होगी वो होती है L-S, अगर वो हो लेस देन हाफ फील्ड। अगर J की जो वैल्यू होती है वो हो जाएगी L+S, अगर हो आपका मोर देन हाफ फील्ड। क्या हो? मोर देन हाफ फील्ड। और ये दो तरीके होते हैं, और J की वैल्यू हो जाती है J0 के इक्वल, वो अगर एग्जैक्ट हाफ फील्ड हो। तो यहाँ पे आपसे क्वेश्चन में यह बात मेंशन कर दी गई है कि मोर देन हाफ फुल फील्ड है, या ना था। तो इसका जो J की वैल्यू हो जाएगी दैट इज L+S, है ना। अगर आपका मोर देन हाफ फील्ड है तो J की वैल्यू हो जाएगी L+S। सो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा फर्स्ट इज द योर करेक्ट आंसर। उसके बाद आज की क्लास का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 40। विच ऑफ द फ्लोइंग फॉर्मूला इज करेक्ट फॉर द मैग्नेटिक मोमेंट म्यू इन द बोहर मैग्नेट्रॉन फॉर द लैंथेनाइट्स। तो लैंथेनाइट्स के लिए जो फॉर्मूला यूज किया जाता है दैट इज ऑप्शन नंबर 4। तो म्यू इज इक्वल टू, ये G होता है यहाँ पे, इनटू में ये जो J मैंने आपको निकालना बताया ना L-S वाला या L+S वाला, इसी तरीके से ये J होता है आपका, है ना। एक नया क्वांटम नंबर मैंने बताया यहाँ पे, ये रहा, ठीक है ना। तो इस G की वैल्यू भी निकालने का एक बड़ा सारा फॉर्मूला है, और इस G की वैल्यू भी L और S के हेल्प से ही निकलती है ना। तो एक इसका बड़ा सारा फॉर्मूला होता है इस G की वैल्यू को निकालने का भी। तो दिस इज योर करेक्ट फॉर्मूला फॉर फाइंडिंग दी बोहर मैग्नेट्रॉन या फिर मैग्नेटिक मोमेंट, ठीक है। तो ये थे जी हमारे RPSC का पार्ट नंबर 2। ऐसे ऐसे हम और भी पार्ट्स लेके आएंगे और आपका पूरा पेपर डिस्कस करेंगे। होप कि ये वीडियोज आपको पसंद आ रही होंगी, सारे क्वेश्चंस आपको समझ में आ रहे होंगे। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो आप अगर यूट्यूब पे इस वीडियो को देख रहे हैं तो वहाँ पे लाइक शेयर कीजिएगा, एंड अगर आप ऐप पे देख रहे हैं तो आपने कोर्स बाई कर रखा होगा, तो वहाँ पे आप उस कोर्स के बारे में रेटिंग दीजिएगा प्ले स्टोर पर जाके। तो इस वीडियो में अभी के लिए इतना ही। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।